उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही जातीय गोलबंदी का खेल शुरू है। जबकि बिहार में तो इसी साल चुनाव है। यहां पर चुनावी तिकड़म अभी से चरम पर पहुंच चुका है। बिना लाग लपेट के कहूं तो आरजेडी अपने कोर वोट बैंक के लिए देश की संसद से पारित कानून को कूड़ेदान में फेंकने का ऐलान कर रही है, तो बीजेपी से समाजवाद की आड़ में नमाजवाद करार दे रही है। जाहिर है, इस नैरेटिव के जरिए बीजेपी का मकसद भी कहीं ना कहीं जवाबी ध्रुवीकरण पर ही है। पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं, सब कुछ सामने है। जाति और धर्म के नाम पर दोनों खेमे अपनी अपनी गोटी सेट करने में जुटे हैं। आरजेडी की नजर अपने कोर वोट बैंक यानी कि MY पर है। M यानी मुसलमान, Y यानी कि यादव। इनमें लालू परिवार के नाम पर यादव वोट पर आरजेडी अपना एकाधिकार मानती है, लेकिन मुसलमानों को जब भी बीजेपी के खिलाफ गैर आरजेडी विकल्प मिलता है, वो उनका वोट बढ़ जाता है। ऐसे में इस बार वक्फ कानून के बहाने आरजेडी एक मुश्त 18% मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। इसके लिए तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है जिस पर पटना से दिल्ली तक बवाल हो गया। दरअसल तेजस्वी ने सत्ता में आने पर वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल यही नहीं है कि तेजस्वी ऐसा कर पाएंगे या नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि क्या तेजस्वी इस दांव से सारे 18% मुस्लिम वोट हासिल कर पाएंगे, और क्या इसके जवाबी ध्रुवीकरण में कहीं 82% वोट तो नहीं गवा देंगे। बिहार के इस चुनावी हिसाब किताब और हर सियासी दांव को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप वक्फ कानून पर तेजस्वी के नहले पर बीजेपी का दहला सुने। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं, नमाजवादी कहलाएंगे। मैं आज ही बिहार की राजधानी पटना से लौटी हूं। चुनावी माहौल को भांपकर बिहार में माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। भले भी अभी वक्त बाकी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से चल रहा है, आप अगर बिहार का दौरा करेंगे तो आप पाएंगे कि हर कड़कड़ में वहां पर चुनाव के रंग घुले हुए हैं। ऐसे में तमाम जातीय और धार्मिक संगठनों की ओर से शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में रविवार को पटना में मुस्लिम संगठन इमारत शरिया की ओर से वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली की गई। इसमें बीजेपी विरोधी उन तमाम पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की जो सेकुलरिज्म के नाम पर खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं। कल की पटना की रैली में ऐसे नेताओं में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद से लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तक शामिल थे। लेकिन इस रैली में तेजस्वी ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कह दी, जो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के उस नैरेटिव के खिलाफ जाती दिख रही है जिसमें बीजेपी को संविधान विरोधी बताया जाता है। ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन ने इसे लपकने में देरी नहीं की और दिल्ली से पटना तक तेजस्वी के कथित नमाजवाद पर बयानों की बौछार लगा दी। दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का सबों का देश। लालू यादव परिवारवादी बन गए। अब बेटा परिवारवादी से और नवाजवादी अपने को घोषित कर लिए। पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं। ये कहानी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबकी है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित। जो प्रस्ताव संसद में पास हुआ है उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। किसकी इतनी हिम्मत हो गई इस लोकतंत्र में
कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देगा। ये बिहार है, ये बीजेपी ना भूले। सरिया कानून से देश नहीं चलेगा तो नफरतवादी कानून और नागपुरिया कानून से भी देश नहीं चलेगा। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार के पक्ष में जाता है। ऐसे में बीजेपी लंबे समय से इस रुझान को और अंक गणित को बदलने की कोशिश कवायद में जुटी रहती है। पसमानदा फारसी का शब्द है। पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें देखिए और इसी के साथ ही सारा का सारा गणित भी समझाते हैं। पसमानदा फारसी शब्द जिसका अर्थ होता है पीछे, छूटे हुए या हाशिए पर। आसान शब्दों में कहें तो मुसलमानों में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित पसमानदा कहे जाते हैं। मुसलमानों के अंदर ऐसे लोगों की हिस्सेदारी 80 से 85% है। ऐसे में बीजेपी मोदी सरकार की लाभार्थी योजनाओं के जरिए पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। इस कवायद में आज ही पटना में बीजेपी की ओर से पसमानदा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बिहार के हर हिस्से से आए पसमानदा मुसलमानों ने इसमें हिस्सा भी लिया। इस आयोजन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से केंद्र के हर वो लाभार्थी योजना का जिक्र हुआ जिसका फायदा बड़ी तादाद में पसमानदा मुसलमानों को भी मिला है। इस रैली में शामिल लोगों ने जो कहा, अगर वो हकीकत में बदला फिर तो बिहार ही नहीं पूरे देश में मुस्लिम वोट का पैटर्न बदल सकता है। आरजेडी हमेशा मुसलमानों को हिंदुओं बहुसंख्यक डरा धमका कर हमसे वोट लिए गया। इस बार आरजेडी का पत्ता साफ। वक्त बिल आने से तो पसमानदा मुसलमान को फायदा है। वक्त बिल से जो गरीब, मजदूर, बेवा, यतीम, अनाथ बच्चा उनको फायदा होगा। तो कांग्रेस मुसलमान कह के उनको ठगती आई है, अब वो नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने भी विपक्ष और खासकर आरजेडी पर जमकर जुबानी तीर चलाए। उन्होंने तेजस्वी के वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देने वाले बयान को संविधान विरोधी बताया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अकलियत भाई, मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलें और हम उनके जो भी सोच हैं, उनके जो भी इस देश के अंदर अधिकार हैं, सम्मान है, इस देश में सभी लोगों को बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास हमारा नारा है। ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो इन लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। बिहार के चुनाव में मुस्लिम वोट एक बड़ा फैक्टर है। यहां सीमांचल इलाका जो कि पश्चिम बंगाल और नेपाल से सटा हुआ है, वहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। पूरे प्रदेश के मुसलमानों की अगर बात करें तो यहां मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। बिहार विधानसभा की 47 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% है। बिहार में मुस्लिम बहुल जिलों की बात की जाए तो 8 जिले ऐसे हैं जहां इनकी आबादी 20% या उससे भी ज्यादा निकल जाती है। इन जिलों में किशनगंज में 68% मुसलमान हैं, कटिहार में 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38%, दरभंगा में 22%, पश्चिमी चंपारण में 22%, सीतामढ़ी में 22% और पूर्वी चंपारण में 20% मुस्लिम हैं। मुसलमान बिहार में परंपरागत तरीके से कांग्रेस का वोटर रहा है, लेकिन 1992 के अयोध्या विवाद के बाद बिहार के मुसलमानों का झुकाव लालू यादव की तरफ हुआ और तब से बिहार के मुसलमान लालू के पक्के वोटर हैं। बाद में कांग्रेस का भी लालू से गठबंधन और तब से मुस्लिम बहुल सीटों पर इन्हीं दोनों के गठबंधन का दबदबा रहा है। लेकिन 2020 के चुनाव में तस्वीर थोड़ी बदल गई। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई। मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में ओवैसी ने आरजेडी कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा दी। उस चुनाव में ओवैसी ने 19 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें 5 जीतकर विधायक बने। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी के साथ चले गए थे। 2020 के बिहार चुनाव में सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 76% मुस्लिमों ने लालू कांग्रेस के महागठबंधन को वोट दिया था। सिर्फ 5% मुसलमानों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। 2% मुस्लिम वोट चिराग पासवान की एलजेपी को मिला।
11% मुस्लिम वोट ओवैसी के गठबंधन को और 6% मुस्लिम वोट अन्य को मिला था। कमोबेश यही वोटिंग पैटर्न पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। मुस्लिम वोट एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में गया। बीते 2 दशक में बिहार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का पैटर्न देखें तो साफ साफ दिखता है कि जब जब मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ नया विकल्प मिला, वो तब आरजेडी के अलावा दूसरी बीजेपी विरोधी पार्टी को भी मुस्लिम अपना सपोर्ट करते रहे। ऐसे में सवाल यह है, क्या अब की बार बिहार के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के बीच पीके फैक्टर का असर होगा? क्या बिहार के 18% मुसलमान इस बार आरजेडी के लालटेन और कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर जनसुराज के स्कूली बस्ते को थामेंगे? मुसलमानों से प्रशांत किशोर इन दिनों क्या अपील कर रहे हैं, आपको सुनाएंगे। उससे पहले आप बिहार के 2 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का अंक गणित देखिए। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हुआ था। इस चुनाव में 32% मुसलमानों ने आरजेडी को वोट दिया था, 22% ने कांग्रेस पार्टी को। आश्चर्यजनक रूप से 21% मुस्लिम वोट एनडीए के पाले में गया। ये बीते 20 साल में इकलौता चुनाव था जब एनडीए को मुसलमानों के रिकॉर्ड वोट मिले। अब जरा 2020 के चुनावी नतीजों पर नजर डालिए। इस चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट सब एक साथ थे, यानी मुसलमानों के सामने बीजेपी के खिलाफ एक तगड़ा गठबंधन था। ऐसे में इस चुनाव में आरजेडी गठबंधन को मुसलमानों के 76% वोट मिले, तो जेडीयू की वापसी के बावजूद एनडीए को सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिल पाए थे। लेकिन अब इस वोट बैंक पर पीके की भी पैनी नजर है। वो बिहार विधानसभा परिषद में मुस्लिम उम्मीदवार अफाक आलम के जरिए चुनावी जीत का खाता खोल चुके हैं। ऐसे में क्या 2025 में बिहार के मुसलमान आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू से इतर पीके पर भरोसा जताएंगे? क्या वो पीके की उस अपील पर भरोसा करेंगे जिसमें मुसलमानों की दुर्दशा के लिए वो नीतीश और लालू दोनों को जिम्मेदार ठहराते हैं? साथ ही कम से कम 40 मुसलमानों को जनसुराज से टिकट देने का ऐलान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पीके ने यह भी कहा है कि 2020 में चुनाव जीते 19 मुस्लिम विधायकों के खिलाफ वो जनसुराज से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। हमारे लिए आपकी राशन तेल नहीं है, आप हमारे लिए जनसुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। तो अब आगे क्या होगा, मुसलमान वोट किस तरफ रुख करेंगे, हर एक खबर आपको देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे।